नमस्कार, आप देख रहे हैं IND 24। आपके साथ मैं हूं नाज़नीन नकवी। तो खैरागढ़ में आखिर कांग्रेस का जादू चल गया है। कांग्रेस की यशोदा वर्मा को जीत मिली है। बता दें आपको कि तस्वीरें खुद ये बयान कर रही हैं जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। पीसीसी कार्यालय में भी जश्न मनाया गया है। कोमल जंघेल ने जनादेश को माना है, जनादेश को स्वीकार किया है और साफ ये हो रहा है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसका प्रतिफल इस जीत के तौर पर देखने को मिला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जेसीसी-जे विधायक दिलेवर सिंह के निधन के बाद ये उपचुनाव हुआ। बता दें आपको कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही के दिग्गज यहां पर ताकत झोंकते हुए नजर आए थे। बाहर से भी स्टार प्रचारकों ने आके यहां पर मोर्चा संभाला। बावजूद इसके भूपेश का जादू चलता हुआ नजर आया है। बीजेपी के कोमल जंघेल को हार मिली है जबकि कांग्रेस जीती है और जश्न की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो आखिर इस जीत के क्या मायने निकाले जाएं? क्या वाकई सत्ता के सेमीफाइनल को देखते हुए जिस तरीके से ताकत झोंकी गई थी और परिणाम जो आया है ये माना जाए कि कांग्रेस सरकार में रहते हुए जनता का दिल जीतने में कामयाब रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की पुरानी जो गलतियां रही, जो चूक रही, उसका नतीजा खैरागढ़ में भी नजर आया है? आखिर क्या कुछ है माजरा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर साफ है कि खैरागढ़ में भूपेश सरकार का जादू चला है। मेहमानों से जुड़ते हैं। उमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप बहुत स्वागत है सभी का। धनंजय जी, क्या कहना चाहेंगे जीत को लेकर? आपकी अगर हम बात करें, आश्वस्त पार्टी पहले से नजर आ रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरा जोर लगाया। बावजूद इसके इस जीत को कैसे देखती है कांग्रेस? देखिए, खैरागढ़ की जनता ने एक बार मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार के कामों पर मुहर लगा दी है और कांग्रेस पार्टी ने जिला बनाने की घोषणा खैरागढ़ की है उस पर विश्वास जताया है। और देखेंगे, जब भी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाती है, जैसे हम 2018 के चुनाव में गए थे, हमने 36 बिंदुओं का घोषणा पत्र बनाया था जो जनता की समस्याओं को लेकर बनाया था, उनकी जो तकलीफें उसको लेकर बनाया था। और मुख्यमंत्री के शपथ लेते हैं भूपेश बघेल जी और शपथ ग्रहण के कुछ मिनटों बाद छत्तीसगढ़ के 20 लाख किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिलता है, एक तोहफा किसानों को मिलता है, जिस खुशियां किसानों में दिख रही थी। उसके बाद 2500 धान की कीमत हमारी सरकार के द्वारा किया। छत्तीसगढ़ बिजली बिल हाफ की सुविधाएं हमारी सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है, तो 50 लाख उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिल रहा है। आदिवासी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो तेंदुपत्ता का मानक दर 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपए किया जा रहा है। 62 वनोपज की समर्थन मूल्य खरीदी की जा रही है हमारी सरकार के द्वारा, जो देश में कुल वनोपज की खरीदी का 85% हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे नाजनी जी, 15 साल में छत्तीसगढ़ को देश राज्य के बाहर हम जाते थे तो नक्सलगढ़ के रूप में पहचान इसकी होती थी। एक परिचय जब होता था कि हम छत्तीसगढ़ से आए हैं तो लोग चर्चा करते थे नक्सलगढ़ क्षेत्र के बारे में। आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा देश में होती है। अगर आप छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि वही गोधन योजना वाली राज्य है ना जहाँ 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जा रहा है और पशुधन की सेवा की जा रही है। पूछा जाता है कि ये वही राज्य है ना जहाँ किसानों को धान की 2500 रुपये मिल रहा है। तो हमारी सरकार ने जो काम किया उसका ही प्रतिफल है, उसके परिणाम है। खैरागढ़ में हम ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज कराए हैं और खैरागढ़ की जनता का जो विश्वास सरकार के ऊपर है, ये भूपेश बघेल सरकार के विश्वसनीयता का जीता जागता प्रमाण है। सरकार पर विश्वास है, सरकार के कामों की सराहना हो रही है। अनिरुद्ध जी हमारे साथ हैं। दुबे जी, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि अगर देखा जाए सरकार में रहते हुए अक्सर ये कहा जाता है कि उपचुनाव के जो परिणाम आते हैं वो कुछ इसी तरह से होते हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिणाम भी हमने देखे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस इस तरीके से इस चीज को रिपीट कर रही है। क्या 2023 के लिए कांग्रेस के मद्देनजर ये एक शुभ संकेत माना जा सकता है? देखिए, जो आपने उपचुनाव की बात की कि जिसकी सरकार होती है वो जीत दर्ज करती है, ये अक्सर ऐसा तो होता है। लेकिन इस पे गौर करने लायक बात यह है कि खैरागढ़ उपचुनाव के पहले 3 छत्तीसगढ़ में और उपचुनाव हुए, दंतेवाड़ा, चित्रकूट, मरवाही। लेकिन जो सबसे ज्यादा दोनों पार्टी के लोगों को क्रेज था वो तो था खैरागढ़ चुनाव था। जहां तक खैरागढ़ जो है अब वो सेमीफाइनल वाली बात हो रही है कि सेमीफाइनल मैच था, तो मुझे लगता है कि राजनीतिज्ञों से ज्यादा ये जो शब्द है मीडिया ने गढ़ा है कि ये सेमीफाइनल एक सुनने में बड़ा आकर्षक लगता है। मेरे ख्याल से तो भूपेश बघेल जी भी कहीं नहीं बोले होंगे कि सेमीफाइनल है। लेकिन इस चुनाव में देखने लायक ये बात ये है कि
अभी देवव्रत सिंह जी पिछले चुनाव में थे, फिर असामयिक निधन हो गया, उसके कारण उपचुनाव हुआ। और रही बात, महल की राजनीति का बड़ा गहरा प्रभाव था, महल का बड़ा गहरा प्रभाव था। चूंकि देवव्रत सिंह जी के बेटे और बेटी नाबालिग थे, तो इसलिए जो परिस्थितियां बहुत अलग थी। अब कुल मिला के ये जो है कि ये जो राजनीतिक समीकरण जो पिछड़ी जातियों पर बैठ गया है वहां का, अभी जो जीती हैं मैडम यशोदा वर्मा, वो पिछड़ी जाति को बिलोंग करती हैं, और जो पराजित हुए भारतीय जनता पार्टी के कोमल जंघेल, वो भी वहां के एक सम्मानित नेता हैं, वो भी पिछड़ी जाति के वर्ग को बिलोंग करते हैं। और जो आने वाला समय रहेगा, तो मुझे लगता है कि पिछड़े वर्ग की राजनीति का उस क्षेत्र में लंबा दौर रहेगा। और महल को, अब देवव्रत सिंह जी रहे नहीं, अगर ये महल का कोई पार्ट, महल का कोई व्यक्ति अगर ये सक्रिय राजनीति में भविष्य में आता है, तो उसको बहुत साधने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, चलिए, ये तो आपने कही कि राजनीति में आगे क्या दिशा दशा हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा? खैरागढ़ को पूरे तरीके से जीतने के लिए आपने तैयारी की, जोर आजमाइश की उमेश जी, लेकिन बावजूद उसके परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया। अब क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम, कैसे आप रोड मैप तैयार करेंगे? और आगे की रणनीति में सरकार की अगर हम बात करें, क्योंकि घोषणा पत्र भी यहाँ के लिए आया था, अब इसमें जिला बनाने की बात है, और भी कई दूसरे मूल बिंदु यहां पर जोड़े गए थे कांग्रेस की तरफ से, उन पर काम हो सके इसके लिए, और अगर नहीं होता है तो क्या एक्शन होगा आपका? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़ करके जनता के भावना के अनुरूप लगातार सतत कार्य करने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खैरागढ़ क्षेत्र की जनता के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा, सरकार से लेकर के तमाम स्तर पर जाकर के मांगे करता रहेगा। जिस प्रकार से परिणाम आ रहे हैं, स्वाभाविक तौर पे सत्ता पक्ष का एक प्रकार से एडवांटेज, पूर्व के चुनाव में देखें या अभी वर्तमान में जो परिणाम आए हैं उसको देखें, इस बात को समय समय पर विशेषज्ञों ने भी प्रमाणित करने का काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी खैरागढ़ के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, तमाम नेताओं ने ग्रास रूट लेवल पर जाकर के एकजुटता के साथ जो मेहनत की है, और उसका जो प्रतिफल निकल करके आया चुनाव के दरमियान, उसको मैं एक प्रकार से कांग्रेस की वैचारिक रूप से पराजय के तौर पे देखता हूं। क्योंकि अभी लगातार चाहे धनंजय जी हो या कांग्रेस के तमाम नेता हो, ये छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे हैं, नरवा गरवा गुरवाबारी की बात करते हैं, गोबर योजना की बात करते हैं, तमाम तरह के विषय यहां पर लेकर के आते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब खैरागढ़ का चुनाव चल रहा था, तब इन तमाम मुद्दों पर आप क्यों बैकफुट पर नजर आ रहे थे? इन तमाम मुद्दों पर आप क्यों भागते हुए नजर आ रहे थे? जब यही छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम राज्यों के अंदर में जब प्रचार के लिए जाते हैं तो छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र करते हैं, लेकिन खैरागढ़ क्षेत्र के अंदर में उनको इस बात का आभास था कि बीते 3 वर्षों के अंदर में खैरागढ़ क्षेत्र के अंदर में एक विकास की नींव उन्होंने नहीं रखी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया है, एक सूद खैरागढ़ क्षेत्र की उन्होंने नहीं ली है। इसलिए जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है, जो गोबर योजना है, नरवा गरवा गुरवाबाड़ी है, वो यहां पर नहीं चलने वाला है। इसलिए इन्हें आनन फानन में जिले की घोषणा ना कहूं मैं, तो एक प्रकार से कहूं कि प्रलोभन या फिर ब्लैकमेल भी अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहले 10 दिन की घोषणा करते हैं, और उसके बाद भी जब इन्हें लगता है कि यह चलने वाला नहीं है, तो उसको बदल करके 24 घंटे की यह बात करते हैं। तो जिस प्रकार की स्थितियां रही, और 3-3 किलोमीटर के अंदर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सभा करनी पड़ी, तो ये कुल मिलाकर के इस बात को प्रमाणित करता है कि 3.5 वर्षों के अंदर में कांग्रेस ने विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। और इनका जो छत्तीसगढ़ मॉडल, जिसका ढोल ये अन्य राज्यों में जाकर के पीटते रहे हैं, छत्तीसगढ़ में वो कहीं धरातल पर नजर नहीं आता है। और जनता भी इस बात को जानती है, कांग्रेस भी इस बात को जानती है। इसलिए उससे दूरी बनाते हुए, सत्ता में रहते हुए, 3-3.5 वर्षों से सरकार है, जिस वादे को ये लगातार बार बार करते रहे, चाहे निकाय चुनाव का विषय हो या 18 के विधानसभा चुनाव का विषय हो कि हम जिला बनाएंगे, लेकिन 3.5 वर्षों के अंदर में उसकी सुध इन्होंने नहीं ली। लेकिन जब लगा कि चुनाव आ गए हैं, अवसरवादिता की राजनीति करनी है, अवसर का लाभ उठाना है, तो ये इस प्रकार की घोषणा करके एन प्रकार घोषणाओं की बात करेंगे। आपकी पार्टी ने भी कई घोषणाएं की थी उमेश जी। देखिए, घोषणाएं करना राजनीतिक दलों में कुछ नया नहीं है, सभी घोषणा करते हैं। आपकी तरफ से भी वादे किए गए थे, बहुत से वादे थे, जब आप सरकार में थे आप भी वादे करते थे, वादे पूरे नहीं होते थे, और यही कहा गया कि 15 साल में कई वादे हुए लेकिन अधूरे रह गए। और ऐसे में कांग्रेस को मौका मिला, फिर चाहे वो किसानों की बात हो या फिर गरीबों की बात हो। जी बोलिए। देखिए नाजनीन जी, 3.5 वर्षों तक
कांग्रेस सरकार में अपना काम कर रही है, जनता के बीच में लगातार अपने कार्यों को पोस्टर के माध्यम से, तमाम माध्यमों से पहुंचाने का प्रयास कर रही है। और पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र उपचुनाव होता है, उस उपचुनाव के अंदर में अगर सत्ताधारी दल को घोषणा पत्र जारी करना पड़े, उस घोषणा पत्र में फिर संशोधन भी करना पड़े, उस घोषणा पत्र में संशोधन के साथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को 7-7 दिन तक डोर टू डोर जाकर के कैंपेनिंग करना पड़े, 3-3 किलोमीटर के अंतराल पर जाकर के सभा करनी पड़े, तो समझा जा सकता है कि यह वैचारिक रूप से कांग्रेस की पराजय। ठीक है, मैं इस बात को अनिरुद्ध जी की तरफ ले जाना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि अनिरुद्ध जी, जब यही काम जब भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि बहुत पीछे अगर हम जाकर देखें राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट जहां पर उन्होंने कहा था कि कैडर बेस्ड पार्टी है, पार्टी से सीखने की जरूरत है और अच्छे कामों को हमें सीखना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। हम देखते हैं अलग अलग अगर राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जब उतरती है तो न सिर्फ संगठन काम करता है, बड़े नेता काम करते हैं, बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री भी चुनावी सभा करते हैं, वो भी लोगों के घर पहुंचते हैं, वो भी अपील करते हैं। तो क्या यही काम अब कांग्रेस समझ रही है कि यहां पर नेता और नेतृत्व को भी जमीन स्तर पर जाना होगा? और जब से सरकार में आई है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, लगातार भूपेश बघेल की भूमिका कुछ इस तरह की नजर आई है कि वो छोटे छोटे कार्यक्रम हो, जनता से जुड़ने की बात हो, ऐसा लगातार हो रहा है। तो क्या ये माना जाए कि राजनीति को कांग्रेस यहां छत्तीसगढ़ में कम से कम समझ रही है और आगे बढ़ रही है? निश्चित रूप से आपने देखिए, जब बात आपकी जो है लाइन जब आखिरी में आ रही थी तो आपने भूपेश बघेल ये शब्द इस्तेमाल किया जी। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो उनकी राजनीति करने का जो तरीका बड़ा अलग और अनोखा है। विरोध में रहे वो, मतलब ये जो आखिरी जो 5 साल जो बीजेपी सरकार की वो बात करें तो उस समय उनका जो है एक नेतृत्व दिखता था। और दूसरी बात यह है कि सत्ता में आने के बाद भी मतलब जो उनका जो क्रियाकलाप और उनकी जो कार्यशैली और सारी चीजें जो रही तो वो जमीनी स्तर पर दिखती है जी। और जहां तक खैरागढ़ चुनाव का जो परिदृश्य था तो ऐसा लग रहा था कि वहां पे 2 बड़े चेहरे जो है आपस में लड़ाई वहां पर है, एक तरफ भूपेश बघेल जी, दूसरी तरफ डॉक्टर रमन सिंह जी। डॉक्टर रमन सिंह जी भी वहां पे इसलिए मजबूत माने जाते रहे कि एक समय में वो लोकसभा चुनाव जीते, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, फिर वो उसी क्षेत्र में 3 बार मुख्यमंत्री होने के बाद वहां से चुनाव जीते थे, तब मुख्यमंत्री रहे, तो प्रभाव तो उनका भी था। तो मतलब 2 बड़े चेहरों के बीच चुनाव था। ये कोमल गंगेल ये बात कम होती थी, यशोदा वर्मा ये बात कम होती थी, बात होती थी तो भूपेश बघेल जी की होती थी और डॉक्टर रमन सिंह जी की होती थी। तो निश्चित रूप से ये जो चुनाव अनोखा था, आकर्षक था और याद रखा जाने वाला चुनाव रहा। और जहां तक कि अब तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के भीतर जिला, तो हो सकता है कि आज रात या कल सवेरे तक खैरागढ़ के जिला बनाने की घोषणा हो भी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन क्या लगता है उमेश जी, अगर अनिरुद्ध जी जैसा कह रहे हैं कि 2 बड़े चेहरों के बीच में ये मुकाबला था और अगर परिणामों पर फिर हम नजर डालें, करीब करीब 20,000 वोटों से हार का होना, क्या ये बता रहा है कि अब भी अगर आपकी पार्टी के बड़े चेहरों की बात करें तो वो दबदबा या जनता में वो लोकप्रियता नहीं दिख रही है? देखिए, अगर इस दृष्टिकोण से अगर आप देख रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बात कर रहे हो या पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की बात अगर आप कर रहे हैं और तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं फिर कहूंगा वैचारिक रूप से कांग्रेस की ही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की यहां पर पराजय है। जिस प्रकार की स्थितियां मुख्यमंत्री जी लगातार पूरे प्रदेश भर में कहते रहे कि भैया हम किसानों के विषय में लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन खैरागढ़ में किसानों के विषय को उन्होंने छुआ नहीं। वो नरवा गरवा गुरवा की बात करते रहे, खैरागढ़ में उस विषय को छुआ नहीं। उन्होंने गोधन न्याय योजना की बात पूरे प्रदेश में की, दूसरे प्रदेशों में जाकर के की, खैरागढ़ के अंदर में उस विषय को उन्होंने छुआ नहीं। उन्होंने किसानों को जो राशि दी जानी है उसकी बातें लगातार वो करते रहे, लेकिन खैरागढ़ में तमाम विषयों को उन्होंने नहीं छुआ। लेकिन क्या कांग्रेस जनता के दिलों को छू रही है? क्या आपको लगता है कि आपकी तरफ से भी बड़े चेहरे आते हैं, पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, अलग प्रदेशों से आते हैं, पड़ोसी राज्य से आते हैं, बावजूद इसके जो आप परिणाम अपने पक्ष में चाहते थे वो नहीं मिला? 20,000 वोटों से अगर भारतीय जनता पार्टी पीछे रह जाती है तो क्या लग रहा है आपको कि अभी और क्या करने की जरूरत है? कांग्रेस सरकार में है, विषय नहीं छुए जैसा आप कह रहे हैं, बावजूद उसके जीत मिली है। देखिए, निश्चित तौर पे जीत है और जनता का जनादेश है और जनता के जनादेश का पूरा सम्मान है। रह गई बात हमारे बड़े नेताओं के आने की और उस क्षेत्र में जाकर के प्रचार करने की, तो हमारे तमाम नेता एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी जो जिम्मेदारी मिलती है उसकी भागीदारी को वो निभाते हैं
और जनता के बीच में निश्चित तौर पे जो केंद्र की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, या फिर जो बीते 3.5 वर्षों की जो विफलता रही है राज्य सरकार की, उसका इंपैक्ट निश्चित तौर पे खैरागढ़ क्षेत्र के अंदर में था। और मुझको इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई यहाँ पर इनकार नहीं है। इस बात का एहसास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी था। और शुरुआती दिनों में अनिरुद्ध जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब चुनाव का प्रारंभिक स्टेज रहा, उस वक्त पत्रकारों के बीच में चर्चा होती थी, जनता के बीच में चर्चा होती थी, तो 40-60 का रेशो यहाँ पर बताया जाता था और 60% जीत की संभावना भाजपा की बताई जाती थी। यह सारे इंटरनल रिपोर्ट कहीं ना कहीं कांग्रेस तक भी पहुंचे हैं। और कांग्रेस इसीलिए जो मूल उनके मुद्दे रहे, जिन मूल विषयों पर वो राजनीति करते रहे, उनसे इतर जाकर के प्रलोभन देने की राजनीति और जिस प्रकार से जिला बनाने की घोषणा और उसमें बार बार संशोधन, ये इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस वहां पर बैकफुट में रही है। और जैसा कि स्वाभाविक तौर पे सत्ता पक्ष को उपचुनाव के अंदर में एडवांटेज मिलता है, तो ये सारे फैक्टर रहे हैं। और चुनाव के दरमियान भी जिस प्रकार के हालात निर्मित हुए हैं, चाहे सत्ता बल या बाहुबल के दुरुपयोग का विषय हो, लगातार साड़ी से लेकर के तमाम जो विषय जो पकड़ में आया है, शराब से लेकर के तमाम चीजों को बांटने के जो मामले निकल करके आए, उसको हमारे कार्यकर्ताओं ने खुद पकड़ा, उस पर कार्रवाई को लेकर के किस प्रकार की स्थितियां रही, वो जो अधिकारी थे चुनाव आयोग के, जो उन्होंने किस प्रकार से ढुलमुल रवैया वहां पर इख्तियार किया, तो तमाम तरह की स्थितियों के बावजूद भी चलिए, और जो लपे लुआब है वो ये है कि कांग्रेस को जीत मिली है, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल इस चुनाव में हार का मुंह देख रही है, लेकिन कुछ आरोप आप लगा रहे हैं। धनंजय जी से जवाब चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखा जाए प्रलोभन की भी बात आ रही है, जो रिपोर्ट, जो डाटा भारतीय जनता पार्टी कलेक्ट कर रही थी, वो सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंच गया और एन कैन प्रकरण आपने जीत हासिल कर ली, जैसा कि उमेश जी कह रहे हैं। देखिए नाजरीन जी, खैरागढ़ उपचुनाव में हमारी ओर से मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे। अब आप पूछेंगे कि नरेंद्र मोदी जी कब चुनाव प्रचार में आए, तो भी बता देना चाहता हूं। प्रहलाद पटेल जी केंद्रीय मंत्री हैं, वो चुनाव प्रचार में आते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार की जो केंद्रीय योजनाओं के बारे में बात करते हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार जब धान की कीमत 2500 रुपए दे रही है और 2800 होने के संबंध में सवाल पूछा जाता है प्रहलाद जी से, तो कहती छत्तीसगढ़ सरकार को राज्य को दिवालिया कर रही है। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान जी आते हैं, वो मध्य प्रदेश में क्या करते नहीं बता पाते, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार के काम की बात करते हैं। तो खैरागढ़ में चुनाव जो हो रहा था, भूपेश बघेल जी के काम और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के काम पर हो था। खैरागढ़ की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के कामों को खारिज कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की जैसे आदतन झूठ बोलने की आदत है, इसके पहले भी 3 उपचुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी आरोप पत्र लेके गई, नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आरोप पत्र लेके तीनों जगह खारिज कर दिया गया। खैरागढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के आरोप पत्र को खारिज कर दिया। तो कहीं ना कहीं खैरागढ़ की जनता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के कामों से जो खुश है, भारतीय जनता पार्टी जो अफवाह फैलाने की राजनीति करती है, उसका करारा जवाब खैरागढ़ की जनता ने दे दिया है। और आप जब भी कभी हम चुनाव में जाते हैं नाजी, देखेंगे जो मतदाता है उस क्षेत्र का, उस मतदाता का ये वो होता है कि वो जो जिसको वोट देने जा रहे हैं वो उसके क्षेत्र के क्या करना चाहते हैं। हम जब मतदान में गए, चुनाव में गए, तो हमने 29 बिंदुओं का घोषणा पत्र खैरागढ़ के लिए जारी किया। वो घोषणा पत्र जो बहुप्रतीक्षित मांग थी जिला की, जो 15 साल में रमन सिंह की सरकार ने किया, वो घोषणा पत्र जिसमें वहां तहसील बनाने की बात थी, वो घोषणा पत्र जिसमें तरिया में स्कूल खोलने की बात थी, महाविद्यालय खोलने की बात थी। दुर्भाग्य की बात है 15 साल सत्ता में रहने के जो थे भाजपा, वो खैरागढ़ के कुछ नहीं किया। इस चुनाव में भी उनके पास खैरागढ़ को लेकर कोई विजन नहीं रहा है, सिर्फ झूठ बोलने की, अफवाह करने के अलावा। और भूपेश बघेल की सरकार के कामों की तारीफ हो रही। मैंने कहा ना, नरेंद्र मोदी जी भी तो आए थे चुनाव प्रचार में, प्रहलाद पटेल जी तो उन्हीं का पति जी है ना, उनकी कामों की बात कर रहे थे और जनता ने उनको खारिज कर दिया। धनंजय जी की बात सुने तो उन्होंने इसे एक और लेवल आगे पहुंचा दिया है। सीधा जो मुकाबला है उन्होंने भूपेश बघेल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं के बीच कर दिया, जैसा कि उन्होंने अभी कहा। तो क्या ये लगता है कि इस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए और ज्यादा टफ कंपटीशन होता जा रहा है, क्योंकि उसे अपनी ही परफॉर्मेंस को और बेहतर करना होगा? अभी आगामी कुछ वक्त के बाद वहां विधानसभा चुनाव होने, और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी खुद को जनता के सामने बखूबी नहीं रख पाती है, तो कांग्रेस के लिए मुकाबला खुद से ही होगा। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो उसे नए सिरे से चिंतन और मनन करने की जरूरत है। केंद्र सरकार के मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल जी, फिर पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी, ये सारी ताकतें यहाँ पे खैरागढ़ उपचुनाव में आई थी और अच्छे से चुनाव भी अच्छे से लड़ते हुए दिखी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन फिर भी
मैं समझता हूं कि जो 20,000 मतों से जो अंतर अभी दिख रहा है, फाइनल हो सकता है कि परिणाम आना बाकी हो, जी हाँ, तो जी। ये बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल। तो आगे आने वाले समय में और आने वाले भविष्य में नए सिरे से चिंतन मनन की इसलिए जरूरत है, संभवतः ये छत्तीसगढ़ का आखिरी उपचुनाव है अभी ये दौर का। उसके बाद सीधे विधानसभा चुनाव होगा, तो एक पुख्ता तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को मैदान में जाना होगा। और आज की तारीख में जो दांव है, जो शतरंजी चाल जो है, राजनीति की शतरंजी चाल, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस उसमें खरी उतरते दिखाई दे रही है और उसकी काट भारतीय जनता पार्टी को ढूंढनी होगी। बिल्कुल। क्या कहेंगे उमेश जी, क्या नई रणनीति होनी चाहिए या फिर आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए अभी फिलहाल जितनी मेहनत की गई, जीत हार के अंतर को भी देखें, काफी बड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है। ऐसे में जो आरोप आपने लगाए या फिर आपने कहा कि सरकार ने उन कामों पर बात ही नहीं की जो उन्होंने पूरे नहीं किए, लेकिन जनता तो सब याद रखती है। जनता को आपके 15 साल भी याद हैं और अभी 3.5 साल में क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, इसका भी बराबर आंकलन कर रही है। निश्चित तौर पे जनता जनार्दन है और जनता सब कुछ याद रखती है और हिसाब भी रखती है और समय आने पर हिसाब भी करती है। निश्चित तौर पे 15 वर्षों में हमको जनता ने जनादेश दिया, इस प्रदेश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। हमसे कहीं कोई चूक हुई, उसका खामियाजा भी जनता ने हमको यहाँ पर भुगताने के लिए रखा और उसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है कि बीते 3.5 वर्षों के कार्यों का हिसाब भी जनता रख रही है। यह तो एक उपचुनाव था, लेकिन 2023 के अंदर के जो फाइनल मुकाबला होना है, 23 का जो विधानसभा का चुनाव होना है, वो पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जिस प्रकार के आज हालात हैं, तमाम विषयों को लेकर के आज सरकार बैकफुट पर है और जिस प्रकार से खैरागढ़ का चुनाव मूल मुद्दों से इतर जाकर के इनको लड़ना पड़ा है, ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इस बात को कांग्रेस भी एहसास कर रही है कि इनके जो झूठ के जो पुलिंदे थे, जो झूठे वादे थे, अब नहीं चलने वाले हैं। इनको कुछ नया ट्रिक इख्तियार करना पड़ेगा और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पे जो बीते 3.5-4 वर्षों की जो कांग्रेस की विफलता है, जिस प्रकार से इस प्रदेश की जनता को लगातार छला और ठगा गया है, उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, उसका जो लाभ सीधा जनता तक पहुंचना चाहिए, उस पर किस प्रकार से इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बाधा बन रही है, इसको भी अवगत कराएंगे। और निश्चित तौर पे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के बूते, जो ग्रास रूट लेवल पे हमारा कार्यकर्ता लगातार 12 महीने जुटा रहता है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि आने वाली तैयारी और मजबूत होगी और आने वाले 23 का चुनाव हम और मजबूती के साथ लड़ेंगे। हाँ, यह जरूर है कि उपचुनाव में स्वाभाविक एडवांटेज के तहत आज हमको पराजय मिली है। जनता का जनादेश है, जनता का जनादेश हमारे सर आंखों पर है, लेकिन आने वाला भविष्य हमारा होगा। आने वाले समय के अंदर में निश्चित तौर पे इस जो सरकार ने लगातार इस प्रदेश की जनता को छला और ठगा है, इस प्रदेश की जनता उसका ठीक है, बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आप भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यही कांग्रेस की भी तैयारी होगी। धनंजय जी, क्या लगता है अभी आगामी विधानसभा चुनावों की बात करें, आपने बीजेपी को तो सुन ही लिया कि वो किस तरीके से रणनीति बनाकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से आगे और क्या कुछ आप ऐड करेंगे? क्योंकि जो योजनाओं पर आप कह रहे हैं बहुत पहले से कि हमने अपने घोषणा पत्र के कई वादे पूरे कर दिए, उसमें प्रमुख रूप से शराबबंदी को लेकर काफी चर्चा रहती है। भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को लगातार उठाती रहती है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि कुछ बिंदु अभी ऐसे हैं जिस पर सरकार में रहते हुए आपको काम करना होगा, वरना जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा? देखिए, हम लगातार हमने कहा ना कि 2018 के चुनाव में हम 36 बिंदुओं के घोषणा पत्र के साथ जनता के बीच गए थे और वो घोषणा पत्र वो था जो जनता जिनकी समस्याएं थी। आज छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल है, किसानों को धान के 2500 मिल रहा है। मैंने कहा ना, बिजली बिल हाफ की सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है, तेंदुपत्ता का मानक दर 4000 रुपये मिल रहा है। बस्तर जहाँ के आदिवासियों को 5वीं अनुसूची का अधिकार मिला हुआ है, उसके अधिकारों का रक्षा हमारी सरकार कर रही है। पिछले सरकार ने हनन किया था, जो जेल में आदिवासी बंद थे उनको निकालने का हमारी सरकार करी। तो हम तो काम के बलबूते पर जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो वादा खिलाफी के लिए जानी जाती है, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार रही है, इन्होंने भी तो किसानों से 2100 रुपये धान कीमत देने का और 300 बोनस देने का वादा किया था, वादा पूरा नहीं किया। हमने 2500 देने का वादा किया, आज भी हम 2500 रुपये धान की कीमत छत्तीसगढ़ किसानों को दे रहे हैं। केंद्र में इनकी सरकार बैठी हुई जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिबद्ध देने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार देना दूर की बात है, 14 करोड़ हाथों रोजगार मिलना था, 23 करोड़ हाथों से रोजगार छीना गया है। महंगाई में जो 100 दिन महंगाई कम करने के जो ख्वाब देश की जनता को दिखाते, आज स्थिति यह है जो गैस का सिलेंडर यूपीए सरकार के दौरान 410 में मिल रहा था, उसमें सब्सिडी थी, वो सब्सिडी तो खत्म कर दिया गया और गैस के सिलेंडर 1021 में मिल रहे हैं। पेट्रोल डीजल जिसमें कांग्रेस सरकार के दौरान 3 रुपए 23 पैसे डीजल में जो टैक्स मिलता था,
₹9 पेट्रोल मिलता था, उसको बढ़ाकर नरेंद्र मोदी जी एक में 32 रुपए ले रहे हैं, एक में 33 रुपए ले रहे हैं। स्थिति हालात यह है कि महंगाई पर जब जनता इनके केंद्रीय मंत्रियों से सवाल पूछ रही है, चाहे स्मृति ईरानी जी हो या भी जो हरदीप पुरी जी आए थे, ये सवाल के जवाब देने के वजह जनता को गुर्रा है, तो इनके तो भागने के दिन आ रहे हैं। जो सरकार काम करेगी, जनता उसको सिरोधार करेगी, और जो जनता को धोखा देगी, जैसे रमन सिंह ने धोखा दिया और 14 सीट में है, नरेंद्र मोदी जी धोखा दे रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि फिर 2 सीट में आ जाएंगे। और जो जनता के लिए काम करेगा, जैसे भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं, जनता उसको सुधार करेगी, उसकी विश्वास करेगी। अपना अटैकिंग पॉइंट जो है वो तैयार कर लिया है। सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, विपक्ष में बैठी भाजपा को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि जनता का जो ध्यान है वो केंद्र की मोदी सरकार की तरफ भी बार बार ले जाती है कांग्रेस, कि कौन कौन से वादे किए गए थे, कौन से वादे पूरे नहीं हुए। महंगाई का जो देखा जाए जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा है, और उस पर कमी ना कर पाने के लिए भी जिम्मेदार ठहराना, बार बार ध्यान आकर्षित कराना, आगे की सोच रही है कांग्रेस, ये कहा जा सकता है। देखिए, दोनों एक दूसरे का ध्यान आकर्षित करते हैं। जहां महंगाई की बात आती है तो कांग्रेस केंद्र सरकार की तरफ जाती है, और जब शराबबंदी वाले जो वादे की बात आती है तो फिर वो कांग्रेस जो है फिर बीजेपी सीधे सीधे कांग्रेस पे उंगली उठाती है। जी जी। और रही बात, अभी आपने शराबबंदी का एक मुद्दा भी यहाँ पे लाया, उस पर बात की, उसका जिक्र किया, तो इसमें बता दूं कि देखिए, शराबबंदी पे थोड़ा सा जो विषय अलग है, लेकिन इसको सुनना इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस में 4 अलग अलग बातें आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन नोटबंदी की तरह नहीं कहेंगे। शराब जो जिस विभाग में आता है, वहां के आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी कहते हैं कि विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो शराब जरूरी है, मतलब शराब की बिक्री जरूरी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी कहते हैं कि कुछ एक समुदाय विशेष जो है, वहां पे जो है एक अलग कानून होता है, और वहां पे ये जो है मतलब बाध्य नहीं किया जा सकता। अभी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी, जिनकी घोषणा पत्र तैयार करने में अहम भूमिका थी, तो उन्होंने कहा कि एक तरफ राजस्व है और एक तरफ शराबबंदी का वादा है। अब ये बड़ा मुश्किल है कि किसको चुना जाए, तो यहाँ पे अलग अलग मत है। तो क्या कि उंगली उठाना, जनता का ध्यान आकर्षित करना और घेरना, दोनों तरफ बरोबर से चल रहा है। जब यहाँ पे कांग्रेस की बात आती है तो सीधे केंद्र की तरफ जो है उंगली उठती है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखें तो फिर वो सीधे सीधे जो घोषणा पत्र के बाद। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सियासत है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप तो रहेंगे और राजनीतिक दल ये करेंगे भी, लेकिन फिलहाल आज जो है वो कांग्रेस का जादू चलता हुआ नजर आया है। भारतीय जनता पार्टी को शुरुआत से या फिर दोबारा चिंतन मनन की जरूरत है। तीनों का बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जनता का जनादेश जो है वो पंजे को मजबूत करता हुआ नजर आया। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में हाथ की पकड़ और कितनी मजबूत होती है, और विपक्ष इसे ढीली करने के लिए कौन सी नई रणनीति सामने लाता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।